ये तो हम कर चुके हैं। तो अब हमने बात करें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो हमारे डायरेक्टली रिलेटेड है परचेज से। डायरेक्टली कौन कौन से खर्चे हैं जो परचेज से रिलेटेड है? अब इसके अंदर हमारे पास जो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से टाइप के खर्चे आएंगे वो मैं लिख देता हूँ। कौन कौन से खर्चे आते हैं हमारे पास देखिए। मैंने आपको कहा कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हम बाहर से सामान मंगवाते हैं क्योंकि जिस ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम बाहर से सामान मंगवाते हैं। हम यहाँ रहते हैं इंडिया की इसको पॉइंट, हमारे पास हम ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगवा रहे हैं तो हमारा सामान पहुंचेगा यहाँ से लेकर और हमारे गोडाउन तक जब तक नहीं पहुंच जाता उस पर लगने वाले सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज, जो परचेज से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो कौन कौन से खर्चे होंगे देखिए, अब समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं, माल हमने यहाँ पर ऑर्डर किया, माल जब ऑर्डर किया तो माल हमारा अपलोड हुआ, शिप में अपलोड हुआ, शिप जो है वो चलेगी, यहां से चलेगी आके किसी डॉक पर रुकेगी। यहां पर जो चार्जेस हुए इसको हमने कह दिया शिपिंग चार्जेस। ठीक है, शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस से पहले हम एक और बात कर लेते हैं। जब माल इस पर चढ़ाया जाएगा, इस शिप पर माल चढ़ाया जाएगा तो जो लेबरर है आपसे कुछ पैसा लेंगे, उसको हम कहते हैं लोडिंग चार्जेस। क्या? इसको कह देते हैं लोडिंग चार्जेस। ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं, इस वजह से इनको लोडिंग चार्जेस कहते हैं। अब देखिए, शिप हमारा शिप पहुंचा है, यहाँ पे शिप किसी डॉक के ऊपर रुका है, यानी पार्किंग हुई है, शिप की पार्किंग हुई है, डॉक पर हुई है। डॉक जानते हो, हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। डॉक पर रुका है तो यहाँ पर जो डॉक पर जिस पर रुकेगा उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, जिसके प्लेटफॉर्म के भी चार्जेस होते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पे आप सामान रखते हो, इसके लिए जो डॉक है उसका प्लेटफॉर्म है, अपना सामान उतार के रखा है आपने, वहां से फिर आपका सामान लेकर जाया जाएगा। ठीक है, तो आपके कुछ खर्चे और लग जाते हैं, डॉक चार्जेस एंड क्लीयरिंग चार्जेस। ठीक है, डॉक चार्जेस एंड क्लीयरिंग चार्जेस। डॉक एंड क्लीयरिंग चार्जेस आपके लग जाते हैं। तो ये सारे खर्चे क्या हैं? डायरेक्ट। अच्छा, डॉक चार्जेस लगने से भी पहले और खर्चा है, आपने ये सामान उतारवाया ना, यहां से अनलोड करवाया, यहां प्लेटफॉर्म पे तभी रख पाओगे या नहीं? प्लेटफॉर्म पे तभी रख पाओगे ना, तो यहां पर आपका क्या लग जाएगा? अनलोडिंग चार्ज। अनलोडिंग चार्जेस आपका ये खर्चा लग जाता है। इसके अलावा कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं? ठीक है, अनलोडिंग चार्जेस के अलावा अब देखिए, अब सामान जो है आपका यहां तक पहुंचना है, अब ये किस पर चढ़ेगा? हाँ जी, ये ट्रक बना लेते हैं, ये हमारा ट्रक है, सामान ये हमने इसके ऊपर लद दिया है, ये हमारा ट्रक है। ठीक है, अब जो ट्रक के ऊपर है तो इसके ऊपर किस टाइप का हमारा लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है इस पर। ठीक है, ये भी हमारे शिपिंग चार्जेस में ही आएगा, अलग से हम इस चार्जेस को नहीं लेंगे। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब जब माल आ रहा है ट्रक से, इसको भी हमने अलग से नहीं लिया, इसको शिपिंग चार्जेस में ही लिया है ट्रक वाले को। अब हमारे पास माल जो है थोड़े से दूर, मान लीजिए हमारा जो गोडाउन है वो थोड़े से तंग जगह पर, तो जहां पर जाएगा वहां पर हम क्या करते हैं, माल को पहले उठवा देते हैं और फिर बाद से ठेला गाड़ी जो होती है ना, जिसपे हम खच्चर रेडी भी होती है, या फिर जो जिससे हम कैरेज कहते हैं, अब उसके ऊपर सामान रख के हम गोडाउन तक पहुंचाते हैं। तो यहां पर हमारा क्या लग जाएगा? कैरेज इन वर्ड, कैरेज इन वर्ड।
अरे मैं एक बार यूज करेंगे कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड कह दीजिए या फिर इसको कैरिज इन कह दीजिए, एक ही बात, कैरिज इन या कैरिज इनवर्ड। ये सारे खर्चे हमारे किस पे लग रहे हैं? माल पे लग रहे हैं। अब अगर आप फैक्ट्री चलाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फैक्ट्री चलाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए भी जो भी खर्चा होगा वो किस पर लगेगा? वो भी इसमें आ जाएगा, यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी माल पे ही लगेंगे, जैसे फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है, फ्यूल गैस भी आ जाता है काफी बार, फ्यूल एंड गैस, फैक्ट्री फ्यूल एंड गैस आ जाता है। ये भी क्या है? हमारे माल के ऊपर लगने वाले ही खर्चे हैं। और इसके अलावा देखिए हमने और क्या हो सकता है, अगर हम यहां पर है, हमारे पास दो टाइप के एम्प्लॉय भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर एम्प्लॉय, एक होता है पार्ट टाइम एम्प्लॉय, जिसको डेली वेजेस भी देते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा जो खर्चा है, जो हम रेगुलर एम्प्लॉय उसको देते हैं सैलरी, और जो हमारे पास कैजुअल एम्प्लॉयज होते हैं वो हम उनको देते हैं वेजेस। क्या दोनों ही हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? क्या है इनमें से कौन सा डायरेक्ट हो सकता है, कौन सा नहीं? देखो इसको समझते हैं। अगर हमारे पास अगर अकेला वेजेस है तो इसका मतलब हमारे पास जब काम था तो हमने उसको बुलाया, और जब काम नहीं था तो हमने उसको नहीं बुलाया। तो वेजेस ऐसा खर्चा है जो सैलरी एंड वेजेस, और दूसरा है वेजेस एंड सैलरी। अब इनमें से डायरेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा, इसकी बात करते हैं। इनमें से ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। ऐसा क्यों? जब हम सैलरी और वेजेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये होगा कि सैलरी इसमें ज्यादा है और वेजेस कम है, इसलिए इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा ज्यादा है और डायरेक्ट नेचर का कम है। इस वजह से इसको टोटली हम इनडायरेक्ट ही मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है सैलरी कितनी है और वेजेस कितनी है। जब हम वेजेस एंड सैलरी की बात करते हैं तो इसमें वेजेस ज्यादा है और सैलरी कम है, इस वजह से हम इसको टोटली डायरेक्ट खर्चा ही मान लेते हैं। तो यहां वेजेस के साथ साथ है क्या? वेजेस एंड सैलरी। ये भी किस नेचर का खर्चा है? डायरेक्ट नेचर का खर्चा है। और इसके अलावा क्या खर्चा हो सकता है? देखिए जब आप कोई प्रोडक्ट यहां पर पहुंचा है, ये फैक्ट्री के खर्चे हो गए, जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, बट इससे भी पहले एक और खर्चा आया। जब आपने एक प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, जब आपने प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको हो सकता है आपको फार्मूला चाहिए, अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हो फार्मूला चाहिए, हो सकता है या नहीं, कोई टेक्निक चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको खरीदनी पड़ेगी बाहर से, टेक्नोलॉजी आप खरीदनी पड़ेगी बाहर से, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको उनसे लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, है या नहीं? जब आप उस टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, जो लाइसेंस खरीदोगे, उसके लिए आपको कुछ खर्चा पे करना पड़ेगा। हो सकता है लाइसेंस ना दिया जाए, आप सिर्फ पे करो, फीस पे करो कि हम आपकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको फीस पे करो। इसके लिए आपने क्या परचेज किया है? उस टेक्नोलॉजी को यूज करने का राइट परचेज किया। इस राइट को हम कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं? रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? राइट टू पेमेंट फॉर परचेजिंग, राइट्स पेमेंट परचेज करने का फीस। आपने राइट्स परचेज की है, उसकी फीस आप दे रहे हो। अगर ये नहीं होता तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं बना पाओगे। तो ये भी आपका किस नेचर का खर्चा है? डायरेक्ट नेचर का खर्चा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे आ जाते हैं, जैसे हमने बात की वेजेस, सैलरी, और उसके अलावा कैरिज इनवर्ड,
कैरीज इनवर्ड, कैरीज इन, कैरीज इनवर्ड या कैरीज ऑन परचेज, एक ही बात है। अब याद रखिएगा, कैरीज इन, जब माल आपके पास आया वो डायरेक्ट नेचर का था, बट जब माल आपके पास जाएगा तो आपका क्या लगेगा, कैरीज आउटवर्ड या कैरीज ऑन सेल या कैरीज आउट लगेगा। क्या वो डायरेक्ट होगा? नहीं, वो डायरेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माल सेल करते वक्त जो खर्चा करोगे वो आपका डायरेक्ट खर्चा नहीं है। माल को सिर्फ परचेज करते वक्त जो खर्चा कर रहे हो वो ही आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है। और उसके अलावा फ्यूल, गैस एंड पावर, मैं बता चुका हूं, फ्यूल, गैस एंड पावर, फ्यूल, गैस एंड पावर। ठीक है, ये तीनों आ चुके हैं। फैक्ट्री, फ्रेट एंड कैरेज। एक और वर्ड आता है, मैं भूल गया था आपको बताना, जो है ऑक्ट्रॉय। यहां पर लिखा नहीं हुआ शायद, ऑक्ट्रॉय। बुक में भी नहीं लिखा हुआ आपके आजकल, तो पहले वाली पुरानी बुक्स में लिखा होता था ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? चुंगी, हिंदी में कहते हैं चुंगी कर। बहुत पहले क्या होता था, एक शहर जो होता था, एक सिटी जो होता था, सिटी के जितने रास्ते हैं, मान लीजिए सिटी के अंदर आने के 4 रास्ते, इन चारों रास्तों पर यहाँ पर कुछ पेमेंट दी जाती थी सिटी के अंदर आने के लिए। किसके द्वारा? जो हमारे पास मटेरियल अगर शहर के अंदर आएगा तो यहाँ पर एक स्टॉप लगा दिया जाता था। ठीक है जी, बैरियर लगा दिया जाता था। जैसे आजकल टोल कलेक्ट करते हैं, वैसे टोल कलेक्ट करने की जगह पर वहां पर कोरियर यानी कैरेज, सॉरी, ऑक्ट्रॉय चार्ज किया करते थे, ऑक्ट्रॉय कलेक्ट किया करते थे। ऑक्ट्रॉय, इसको हिंदी में कहते हैं चुंगी कर। ये भी मान शहर के अंदर आ रहा है तो ये भी कैसा खर्चा है, शहर के अंदर आने के लिए दिया जा रहा है तो ये भी खर्चा डायरेक्ट नेचर का खर्चा है। आपके माल गोडाउन तक पहुंचने के लिए जो लग रहा है वो खर्चा है। ठीक है। और सारे प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जो मैं बता चुका हूं, फैक्ट्री की लाइट दे रहे हो, फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री का पावर है, ठीक है, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस है। इसके अलावा यहाँ पर एक सारी चीजें में से सभी चीजें रहेंगी। जब आपका माल किसी विदेश से इंडिया में आएगा तो आपके पास इंपोर्ट ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। कस्टम ऑफिसर सुने होंगे आपने, जो विदेश से माल आता है तो वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी दी जाती है। देश के अंदर एंटर करने के लिए, माल का देश के अंदर जब एंटर करता है तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी दी जाती है, टैक्स है एक तरह से, इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, उसके अलावा रॉयल्टी, ये सारे वो खर्चे हैं जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे। मुश्किल लगे? इजी, वेरी इजी। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप समझ पाओ कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी देखो, जब कोई विदेश से सामान हमारे इंडिया के अंदर आएगा, मटेरियल इंडिया में आएगा, आपने सुना होगा कि हम विदेश से कोई चीज खरीद लाते हैं, इतना तो टैक्स लग जाएगा। जो टैक्स है वो एक विदेशी आयात पर, हिंदी में आयात कहते हैं इसे और इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं इसे, आयात पर जो लगने वाला टैक्स है उसको हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। हमारे देश के अंदर वो जो इंटर करेगा वो टैक्स लगने के बाद इंटर करेगा, उससे पहले इंटर नहीं कर सकता। ठीक है जी। कस्टम ऑफिसर्स होते हैं जो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं, ये 2 प्रकार के टैक्स हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 21.7। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर देता हूँ। इन सभी चीजों को मैं लिखा छोड़ देता हूँ यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर हम जो मटेरियल होगा हमारा, मैं ये सभी चीजें लिखी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप देखते रहिएगा हम कौन कौन से खर्चे लिखेंगे। तो हमारे पास प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक, अब याद रखिएगा हम जितना भी डाटा यहाँ पर लिखेंगे वो कहां से होगा, वो ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा। 1-2 चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से बाहर दी जाती हैं, उनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। देखिए क्यों एडजस्टमेंट की क्या है, एडजस्टमेंट है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं, आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कभी करेंगे भी हम। काफी बार कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो अकाउंटिंग सिस्टम में रह जाते हैं, हम भूल जाते हैं,
गलती हो जाती है या किसी भी रीजन से हम उसको डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम में उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं तो हम ट्रायल बैलेंस से बाहर उसे लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे की तरफ उसे लिख देते हैं कि ये चीजें वो हैं जो हमारे रह गए। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, हमें उन सभी आइटम को जो हम लिखनी भूल गए थे, डबल एंट्री सिस्टम में नहीं लिख पाए थे, उनको भी हमें एडजस्ट करना होता है। इसलिए हम उनको एडजस्टमेंट्स कह देते हैं कि ये द नीड्स टू बी एडजस्टेड, वो आइटम जिनको एडजस्ट करने की जरूरत है जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। आई होप क्लियर, ठीक है। हम बात करेंगे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है नॉर्मली एडजस्टमेंट में ही दिया जाता है, नॉर्मली एडजस्टमेंट में दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, मेरे पास कोई गलती नहीं है बेटा, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 21.7 डी के गोयल बुक और पेज क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते, ठीक है। हम कर लेते हैं ओपनिंग। याद रखिएगा ये बैलेंसेस दिए गए हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। जब बैलेंसेस दिए जाए तो इसका मतलब वो ट्रायल बैलेंस नहीं है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड को ध्यान में रखते हुए आपको आइटम्स नहीं दी गई, आपको पता होना चाहिए कि इस चीज का बैलेंस क्या होता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक का हमारा डेबिट बैलेंस है तो हम लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना 2 लाख। उसके बाद परचेज दिया गया है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं परचेज। अब देखो परचेज के बाद परचेज रिटर्न भी दिया गया है तो परचेज को मैं अंदर की तरफ ही लिखता हूं 10 लाख लेस कर देता हूं उसमें से परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमें दूसरी साइड दिया गया 60,000 तो ये लेस करने के बाद हम लिख देते हैं 9,40,000। आगे क्वेश्चन में सेल्स देता है तो सेल्स में क्रेडिट साइड में आएगा तो बाय लिख देता हूं सेल्स। सेल्स भी इस तरह से हमें 25 लाख दिया गया है, छोटा छोटा लिख देता हूं 25 लाख। सेल्स रिटर्न दिया गया है हमें क्वेश्चन में, दूसरी साइड दिया गया 1 लाख, डिवाइड करने के बाद 24 लाख हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में हमें दिखता है फ्रेट। बताइए फ्रेट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट, अभी पढ़ा है हमने, हाँ जी। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखते जाओ फ्रेट। कितना है फ्रेट? 32,500। वेजेस डायरेक्ट है, कितने हैं? 1,50,000। फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट होंगे। फैक्ट्री लाइट में दिया गया था 54,000। कोल गैस एंड वाटर, फ्यूल गैस एंड पावर। कोल गैस एंड वाटर डायरेक्ट ही रहेगा, जो ये भी फैक्ट्री के अंदर यूज होने वाली चीजें हैं तो हम इसको क्या यूज करेंगे? कोल गैस एंड वाटर। इस पर लगने वाला खर्चा 11। परचेज रिटर्न हम लिख चुके हैं, सेल रिटर्न हम लिख चुके हैं। कैरीज ऑन परचेज क्या होगा? डायरेक्ट खर्चा है, कैरी ऑन परचेज। क्वेश्चन में दिया गया है हमें 40,000। आगे देखो कैरीज ऑन सेल्स, इनडायरेक्ट खर्चा रहेगा, बिल्कुल इनडायरेक्ट खर्चा है क्योंकि ये सेल के ऊपर देने वाला दिया जाने वाला कैरेज है, तो ये हम मान इस क्रेडिट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट है, कितना है? 2,40,000। ऑफिस रेंट, फैक्ट्री का रेंट हमारे लिए डायरेक्ट है, ऑफिस का रेंट डायरेक्ट नहीं है,
क्योंकि वो माल पर नहीं होता, वो ऑफिस को मैनेज करने में होता है, ऑफिसर्स के बैठने के लिए जगह होती है, माल पर नहीं होता, इस वजह से ये नहीं आएगा। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बाहर की तरफ दिया रखा है, समझ लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 3 लाख। ठीक है, अब हम सिर्फ टोटल करेंगे और बैलेंसेस निकालेंगे। तो टोटल कीजिए, इसका कितना आ जाता है हमारे पास, इस साइड का टोटल कर लेते हैं। प्रॉफिट, नॉर्मली प्रॉफिट होता है तो हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल हमने किया 27 लाख हो जाता है बच्चों। इस 27 लाख में से आप ये सभी वैल्यूज को लेस कर दें। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को लेस करें तो कितना आता है हमारे पास, सभी वैल्यू को लेस करो कितना आ जाएगा, 10 लाख। मैं इसको पहले लिख देता हूं यहाँ पर 10 लाख 52,500। ठीक है, तो हमने यहाँ ये क्या आ जाएगा हमारे ग्रोस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट था। आई होप ये बात समझ आई हो, मुश्किल लगा। अब इसके साथ हमें एक चीज और पता करनी होती है, मैं सभी को रब कर दूं बच्चे, क्योंकि हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट हिंदी में कहते हैं सकल लाभ, ग्रोस मैंने एक मोटे मोटे तौर पर कितना प्रॉफिट हुआ है। हम इसके अंदर से और भी बहुत सारे खर्चे अभी लेस करने हैं, उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। अभी तक हमने सिर्फ ग्रोस खर्चों को ही लेस किया है, नेट एक्सपेंसेस हमें लेस करने हैं। तो नेट एक्सपेंसेस लेस करने के लिए हम इसको, इसी अमाउंट को एक और अकाउंट है हमारे पास, नेक्स्ट अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो इसके बाद हम इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के लिए हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस। ठीक है, 10,52,500। इसमें से बाकी के खर्चे हम यहाँ पर लेस करना शुरू करेंगे, वो सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे, जैसे अभी आपने बात की थी कैरिंग ऑन सेल्स, ऑफिस रेंट, ठीक है, ऑफिस लाइटिंग, टेलीफोन चार्जेस, समझ रहे हो, ये सारे खर्चे हमारे इस यहाँ पर खर्चे हो जाएंगे, खर्चों में हम लिखेंगे, आगे भी बात करने वाले। चलो मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ एक पार्ट मैं वो और बात कर लेता हूँ। अब देखिए, इसको मैं एग्जांपल ना लेकर थोड़ा और एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने किसी से सेल की है 10 रुपए, आपको उसमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए, तो ये बताओ उसकी कॉस्ट क्या थी, खर्चे मिलाकर 8। बिल्कुल सही, कौन से खर्चे मिलाकर 8 रुपए, डायरेक्ट खर्चे मिलाकर 8 रुपए। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब आप माल परचेज करते हो तो जो माल परचेज किया सिर्फ उसके अंदर उसकी कीमत नहीं होती, जब माल से परचेज करने के बाद उस पर लगने वाले सभी खर्चों को उसमें ऐड करते हो तब उसकी कीमत बनती है, कॉस्ट लगती है, उसकी लागत बनती है हमारी। तो उस लागत को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा भी एक और नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो हमने रेवेन्यू परचेज किया है, रेवेन्यू कलेक्ट किया है, उसकी कॉस्ट क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी। बड़ा ही आसान सा फार्मूला यहां से निकल कर आता है। क्या फार्मूला निकल कर आता है, सेल यानी नेट सेल लेस कर दो क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बड़ा ही आसान था। ठीक है, यानी जो माल आपने बेचा है उसकी एक्चुअल लागत क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर वाली चीज पे एक बार बात करता हूं। अब देखिए, इतना करने के बाद हमारे पास इसका एक और फार्मूला यूज कर सकते हो। आप देख रहे हैं, आप इस फार्मूले में आप ये वाली आइटम और ये वाली आइटम यूज कर सकते हैं। जो बाकी बच जाएगा, मैं सारे खर्चे को एक ही टर्म में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लूं,
तो मैं क्या करता हूं, इस वाली सारी साइड की आइटम को ऐड और इस वाली आइटम को लेस कर देता हूं जो बच गई। कहने का मतलब एक और फार्मूला है जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक, ओएस स्टैंड फॉर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, एमपी स्टैंड फॉर नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डीई स्टैंड फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा ऐड कर दिया जो इस साइड वाला था, और उस साइड वाला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर दिया। जो बचेगा वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बचेगा। इस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। आई होप ये आपको समझ आया।